नमस्कार दोस्तों, एडीसेट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज का व्याख्यान हमारी रागों की श्रृंखला का एक भाग है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे राग पूर्या धनाश्री की, और इसी का ये पहला अंक रहेगा दोस्तों। और इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। नमस्कार मैम। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी हेड हैं संगीत विभाग, भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्टर यजुर्वेदी भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक मशहूर नाम है दोस्तों। इन्होंने काफ़ी शोज़ दिल्ली में, पूरे देश में और देश के बाहर भी किए हैं, और इन्होंने अपनी संगीत की तालीम हासिल की है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी और श्रीमती विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। और दोस्तों, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं तानपुरा पर, मिस गगनजीत कौर। नमस्कार मैम। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गुरमत संगीत में निपुण है। और इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं इन दोनों का स्टूडियो में स्वागत करना चाहूँगी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी श्रृंखला है, इसमें हम राग पूर्या धनाश्री जो है इसके बारे में आपको बताएंगे। राग पूर्या धनाश्री एक बहुत ही खूबसूरत राग है। इस राग के को जानने से पहले हम ये जानें कि इसमें स्वर कौन से प्रयोग होते हैं, और जो है कि हम जब राग को गाते हैं तो कैसे गाना है, किन किन रागों का हमने ध्यान देना है, किन किन कि उनसे हम इस राग को कैसे बचाएं। और क्योंकि अब हम कुछ बेसिक्स राग आपको बता चुके हैं, और अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि इस तरह के राग जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं, या किसी राग में थोड़ा सा स्वर परिवर्तित किया जाए तो कोई राग बनता है, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो राग पूर्या धनाश्री भी एक ऐसा राग है जो आपको एक राग पता है, बहुत अच्छे से आपने उस राग को किया है, और एक बेसिक राग है, उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया जाए स्वरों में तो राग पूर्या धनाश्री सामने आता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। राग का स्वरूप क्या है, राग को कैसे गाया जाता है, कैसे बरता जाता है राग, ये जानना बहुत ज़रूरी है। राग की चरण क्या है, राग का कौन से वादी संवादी स्वर हैं। अब आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि हम जो इस प्रकार के रागों की श्रृंखला देते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो राग में आवश्यक है। तो जब भी हम किसी राग को गाते हैं या शास्त्रीय संगीत गाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं तानपुरे को, तानपुरे के स्वरों को देखते हैं, क्योंकि तानपुरा जो है वो कई बार लाइट से या जो है उसके गर्मी से, या जब बहुत सारी लाइट्स पड़े तो तानपुरा बिखरने का जो है काफ़ी उसकी संभावना रहती है। बिखरने का मतलब है कि तानपुरा सुर से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाना। तो यहाँ भी यही हुआ है कि हम तानपुरा मिलाकर बैठे हैं स्टूडियो में, और तानपुरा थोड़ा सा बिखर गया है। तो हम कोशिश करते हैं कि पहले तानपुरा जो है उसको पहले ठीक किया जाए, क्योंकि अपने सुर को जब हम ट्यून करना सीख लें इंस्ट्रूमेंट को, तो तब हम कहते हैं कि यदि तानपुरा ट्यून करना आ गया तो आधा संगीत आ गया। इसका मतलब, ये एक जो कहावत है, इसका मतलब ये होता है कि कानों में बिल्कुल सही सुर का जो है वो पता लग जाता है कि एकदम सही जगह पर सुर मिला है कि नहीं मिला है। तो थोड़ा सा हमारा तानपुरा बिखरा है तो हम अपने तानपुरे को पहले थोड़ा ठीक करते हैं।
तानपुरा जो है वो लाइट से भी और गर्मी से जो मौसम होता है या जो अंदर जो माहौल स्टूडियो का रहता है उससे भी उतरता और चढ़ता है। तो हमने इसका ध्यान रखना है कि सुर बिल्कुल सही मिले और उसके बाद ही हम अपना गायन आरंभ कर सकते हैं। तो देखिए हम मनके को जो मोती है उसको ऊपर नीचे करते हुए हम सही जगह पे सुर को देखते हैं और ये जोड़ी के तारों को पहले हम देखेंगे, फिर पंचम के तार पर आएंगे। ये पहला तार पंचम का है। आप सभी तारों को जब छेड़ते हैं तो एक सिमिट्री नज़र आती है स्वरों में कि सा प का संवाद इसमें है, क्योंकि ये राग जो है इसमें पंचम और षड्ज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। तो इन दोनों का संवाद जो है वो आपको नज़र आना चाहिए। सबसे पहले हम जोड़ी के तार मिलाते हैं। जोड़ी के तार जो हम मिलाते हैं, क्यों उसको जोड़ी का बोला जाता है? क्योंकि ये एक ही तार के दो भाग कहेंगे हम, या हम कहें कि इन तारों की जो मोटाई है, विड्थ जिसे कहा जाए, वो एक बराबर रहती है। तो जो तार का गुच्छा होता है उसी में से दो अलग अलग भाग निकालकर ये दोनों बीच के जो तारे हैं इनको इस पे तानपुरे पर लगाया जाता है। तो इसीलिए इन्हें जोड़ी के तार कहा जाता है और इसको तार सप्तक के षड्ज से इसको मिलाया जाता है। अब आखिरी जो तार है वो है खरज की तार। खरज की तार यानी जो मध्य सप्तक का सा है उससे इसको मिलाया जाता है। ये खरज की तार है और ये बीच में आपके जोड़ी के तार हैं। इसके बाद पहली तार जो है ये पंचम की है। तो हम सबसे पहले जोड़ी के तारों को मिलाते हैं, उसके बाद खरज के तार मिलाते हैं। जब हम देखते हैं कि तीनों तारें जो हैं बिल्कुल सही षड्ज पर मिल गई हैं, तो हम उसके बाद पंचम को मिलाते हैं। और आपने इस चीज़ को मार्क किया होगा कि जब मैं पंचम का तार मिला रही हूँ तो साथ साथ में जोड़ी के तारों को भी साथ साथ छेड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो संवाद है उसको जानने के लिए कानों से सुनेंगे और फिर हम उसको जब छेड़ते हैं सभी स्वरूप से, तब हमें पता चलता है बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो तारे मिली हैं कि नहीं। तो ये भी एक तालीम होती है। इसको तानपुरे को मिलाना जब हमें आ जाए उसके बाद फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये था कि किस प्रकार से तानपुरा मिलाया जाए। राग पूर्या धनाश्री। राग पूर्या धनाश्री जो है वो पूर्वी ठाट का राग है। भातखंडे जी ने 10 विध ठाट पद्धति बताई है। पंडित भातखंडे जिन्हें कि चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के असंख्य राग, जिनको कि हम उनका स्वरूप याद करने में थोड़ा हमें काफ़ी कठिनाई होती है, तो उनको उन्होंने बड़ा सहज सा बना दे कि 10 मेन थाट जो कि मेन जो उन पर आश्रित राग हैं उनके नामों पर 10 थाट बनाए, जिसमें कि एक थाट है पूर्वी थाट और उसी के अंतर्गत ये राग आता है राग पूर्या धनाश्री। बहुत ही मधुर राग है, बहुत ही खूबसूरत राग है और इस राग को शाम के समय यानी सायंकाल के समय जो है इसको गाया जाता है, इसलिए सायंकालीन संधि प्रकाश राग भी इसे कहा जाता है। इस राग को जब इसकी जाति की बात आती है तो ये संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण जाति का तो है, लेकिन
किस प्रकार से आरोह लिया जाएगा, किस प्रकार से अवरोह लिया जाएगा, कौन सी स्वर संगति इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसका हमें ख़ास ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम इसको आरोह में गाते हैं तो हम चाहे हम सातों स्वरों का प्रयोग करें, लेकिन किस प्रकार कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये ध्यान देना है कि आसपास के रागों से कहीं ये मेल न खाए, कहीं किसी और राग की झलक न दे दे। तो इसका हमें बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। राग पूर्य धनाश्री पूर्वी ठाट से उत्पन्न संपूर्ण जाति का राग है। शाम के समय इसको गाया जाता है, सायंकालीन राग इसे कहा जाए। और इस राग में जब वादी और संवादी की बात आती है तो वादी इसका पंचम है, यानी पंचम स्वर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मेन, जिसे किंग बोला जाता है, राजा कहा जाता है, ये स्वर है पंचम। और आपने देखा होगा कि जब मैं तानपुरा मिला रही थी तो प सा का संवाद बार बार मैं देख रही थी कि वो बिल्कुल उसकी एक्यूरेट जगह पर तार मिला होना चाहिए। तो पंचम जो है इस राग का वादी स्वर माना गया है। इसके बाद संवादी स्वर की जो बात है तो संवादी स्वर षड्ज कहा गया है, यानी सा, मध्य सप्तक का सा जो है वो उसका संवादी स्वर है। कुछ ग्रंथकारों ने, कुछ संगीतकार जो है ऋषभ को इसका जो है संवादी स्वर मानते हैं, यानी कॉन्सोनेंट। तो ऋषभ स्वर संवाद मानने पर कुछ एक मतभेद भी देखा गया है, यानी शास्त्रकार, ग्रंथकार, संगीतकार ये सभी कहते हैं कि जब हम वादी और संवादी को लेते हैं किसी भी राग के, तो वादी और संवादी में षड्ज और पंचम का भाव होना चाहिए या षड्ज और मध्यम का भाव होना चाहिए। चलिए इसको इस तरह से लेते हैं कि एक स्वर, वादी स्वर और संवादी स्वर में या तो 4 या 5 स्वरों का डिस्टेंस होना चाहिए, वो एक बैलेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पर षड्ज और पंचम भाव, षड्ज पंचम भाव, षड्ज मध्यम भाव का बखूबी ध्यान देना पड़ता है। तो हम ऋषभ और को यदि हम संवादी कहते हैं तो यहाँ पर कौन सा ये भाव आ रहा है, षड्ज मध्यम भाव आ रहा है कि षड्ज पंचम भाव आ रहा है, इसका हमें ध्यान देना पड़ेगा। इससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताना पहले समझती हूँ कि ऋषभ और धैवत इस राग में हमेशा कोमल प्रयुक्त होंगे, यानी रे और ध अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरे होंगे और मध्यम हमेशा तीव्र होगा। पूर्वी ठाट के अंतर्गत आता है कि इसकी खास विशेषताएं हैं। तो अब मैं पुनः उस बात पर आती हूँ वादी और संवादी की। वादी जो कीनोट है उसको पंचम को माना गया है और संवादी जो है वो अधिकतर लोग षड्ज को मानते हैं, कुछ लोग ऋषभ को भी मानते हैं। लेकिन मतभेद इस प्रकार से है कि यदि ऋषभ को वो संवादी मानते हैं क्योंकि ऋषभ कोमल है, तो वो न तो षड्ज पंचम भाव में आता है न षड्ज मध्यम भाव में आता है। तो इस प्रकार से इस बात को सामने रखते हुए जो संगीतकार हैं वो षड्ज पंचम जो है यानी सा को वो संवादी मानते हैं षड्ज पंचम भाव से। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि हम सिर्फ उसको उसी ट्रैक में रटना नहीं है, हमको समझना है कि वादी और संवादी का आपस में किस प्रकार का संबंध है, क्यों इसको ऐसा बोला जाता है और इसमें कौन सा भाव निहित है। तो ये हमें ख़ास तौर पे ध्यान देना चाहिए। अब रही इस राग में स्वरों के न्यास की बात, यानी कौन कौन से स्वर हैं जिस पर कि न्यास किया जाए। तो पंचम षड्ज तो न्यास के हैं, साथ ही गांधार और निषाद स्वर भी जो है वो न्यास के हैं। इसके पीछे भी एक कारण है जो कि हम आगे जानेंगे। तो न्यास शब्द का मतलब होता है ठहराव, यानी कहीं पर जहाँ पर थोड़ा एम्फेसिस दिया जाए, थोड़ा सा पॉज किया जाए, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए, जहाँ पर अधिक देर तक रुका जाए। तो जब न्यास करते हैं हम कहते हैं न्यास के स्वर हैं, यानी जब हम अपना आलाप कर रहे हों तो बार बार उस स्वर पर आके रुकना, या उस स्वर को हमने छोटे छोटे आलापों में भी वहीं पर ठहरते या अपना पूरा गाना जब हम आलापचारी हम अपनी करते हैं तो उस आलापचारी में चाहे हम बड़े आलाप लें या छोटे आलाप लें, बार बार वहीं पे आके उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं, ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं।
इसीलिए ऐसे स्वरों को न्यास के स्वर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पंचम इसका वादी है और षड्ज इसका जो है वो संवादी है, तो यहाँ पर न्यास तो होना ही है। साथ ही साथ गांधार और निषाद को भी इसके न्यास के स्वर कहे गए हैं। तो ऐसा क्यों है, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी। पहले थोड़ा सा हम पूर्या धनाश्री का माहौल बनाते हैं कि पूर्या धनाश्री किस प्रकार का राग है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें ऋषभ और धैवत हमेशा कोमल प्रयोग होंगे और मध्यम जो है वो हमेशा तीव्र प्रयोग होगा। और एक बात कि जब हम इस राग को आरंभ करते हैं तो हम मंद्र सप्तक के निषाद से इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा सा आलाप जारी हम लेते हैं, उसके बाद हम आरोह अवरोह और पकड़ या इसके आगे किस प्रकार कौन सी विशेषताएं उसकी तरफ हम जाएंगे। आपके मन में जिज्ञासा तो ज़रूर आई होगी कि मैंने इस श्रृंखला में राग का आरोह अवरोह न शुरू करके सीधे आलाप से क्यों शुरू किया। उसका एक कारण है। मैं जब गा रही थी तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा जो अधिक ठहराव मंद्र सप्तक के नी पर था। नी रे नी आप देखिए सा पर मैं कितनी देर के बाद आई, यानी यही चीज़ इस राग की खासियत है। यानी जब शुरू करेंगे तो निषाद से करेंगे, निषाद के साथ ऋषभ की संगति और पुनः मंद्र निषाद पर आना
और फिर उसके बाद हम जब मंद्र सप्तक की तरफ जाते हैं तो कोमल धैवत को लेते हुए पंचम परन्यास, और फिर पुनः आते हैं तो काफ़ी देर के बाद हम जब बढ़ते हैं मध्य सप्तक के सा को हम बहुत देर बाद लेते हैं और नि रे सा इस प्रकार आते हैं। नि सा ऐसे आरंभ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इस राग की खासियत है। इसको हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हम जब गा रहे हैं पूरिया धनाश्री तो पूरिया की कुछ ना कुछ तो बात आनी चाहिए। पूरिया शब्द जो है, राग पूरिया जो है, उसकी विशेषता जिसमें कि निषाद प्रबल है और जिसमें षड्ज जो है बहुत ही कम दिया जाता है, तो इसीलिए पूरिया की जो बात आती है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी जो आलापचार या इसका जो आलाप का आरंभ करेंगे तो इस प्रकार से कहेंगे। हम अब इसके आरोह अवरोह को यदि लेते हैं तो रे गा मा पा मा गा मा दा नी सा सा नी दा पा मा गा मा रे गा रे सा। इस प्रकार से हमें इसका आरोह लेना है। कुछ कुछ संगीतकार थोड़ा अलग भी लेते हैं, कैसे ने रे गा मा गा पा गा मा दा नी सा नी दा पा पा मा गा मा रे गा रे सा। यानी वे जब गाते हैं तो मधनिसा करके जो है तार सप्तक के सा पर जाते हैं, तो कहने को संपूर्ण है नि रे गा मा पद नि सा। आप यदि आरोह देखिए कि किस प्रकार से राग को बनाने के लिए जो स्वरों का प्रयोग किया उसकी किस प्रकार से उसकी क्रम संख्या चलेगी, लेकिन हमें राग को ध्यान में रखते हुए जब गाना है तो नि रे गा मा दा पा मा दा नि सा रे नि दा पा पा मा गा मा रे गा रे सा। इस प्रकार से स्वरों की संगति को लेते हुए जब हम गाएंगे तो हमारा राग एकदम स्पष्ट होकर हमारे सामने आएगा। तो जब इस आरोह अवरोह को हम गा रहे हैं तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि मैंने नीरे करके शुरू किया। मैं सारे भी शुरू कर सकती थी, लेकिन क्योंकि आपको बताया है कि इस राग की शुरुआत निषाद से होती है और रिखप पर, मध्य सप्तक के रिखप पर जाते हैं। पुनः एक बार इसका आरोह अवरोह देखें। रे गा मा गा पा दा पा मा दा नी सा रे नी दा पा पा मा गा मा रे गा रे सा। तो ये था राग पूरिया धनाश्री का आरोह और अवरोह। अब बात आती है पकड़ की, यानी पहचान की, यानी उस आइडेंटिटी की कि कौन से स्वर समुदाय हैं, कौन से वे स्वरगुच्छ हैं जो इस राग को उसकी आइडेंटिटी प्रदान करते हैं, या इस राग की मुख्य पहचान है, या इस राग की पकड़ है।
जिससे कि वह राग जो है दूसरे रागों से अलग किया जा सके या एकदम से पहचान में आ सके कि ये राग पूर्या धनाश्री है। नी रे गा म रे गा रे सा म द नि सा रे नि द प म ग म रे ग रे सा। तो ये जो फ्रेज है इससे एकदम जो है राग पूर्या धनाश्री एकदम पहचान में आता है। तो अब तक जो आरोह अवरोह और थोड़ी सी मेरी आलाप के द्वारा जो इस राग का परिचय आपको दिया गया, इससे आपको ये तो बात ध्यान में आ गई होगी कि ये राग जो है राग पूर्या धनाश्री, इसमें कुछ ऐसे स्वर समुदाय हैं, ऐसी विशिष्टताएं हैं जो कि इस राग को उस राग का स्वरूप प्रदान करती हैं। तो वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला जैसे नी रे गा सा नी रे गा नी रे सा, यानी ये खास चीज है। पा मा मा गा म रे गा, ये भी एक विशेषता है। म द नि सा रे नि द प, ये भी एक विशेषता है। म द प म ग म रे ग, ये भी एक विशेषता है। तो राग को जो बनाया है तो उस राग में अलग अलग जो खास खास स्वर समुदाय हैं उनको जोड़कर उनका परस्पर समन्वय करके एक बैलेंस्ड फॉर्म में जब कोई राग सामने आता है तो वो उस राग का नाम को या उस राग के स्वरूप को सार्थक करता है। और राग पूर्या धनाश्री में ये जो स्वर समुदाय हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर से हम इसको लेते हैं। नी रे गा नी रे सा पा मा गा म रे गा म द नि सा रे नि द प म द प म ग म रे ग रे सा। तो इन्हीं स्वर समुदायों को आपस में पिरोकर जो है राग पूर्या धनाश्री बना है। अब अगला जो बात आती है कि उसमें राग पूर्या धनाश्री की पहचान भी मैंने आपको बताई है, पकड़ भी बताई है। राग पूर्या धनाश्री के जो स्वर गुच्छ हैं जो कि उसके खास हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो अब बात आती है राग पूर्या धनाश्री के बारे में थोड़ा और जानकारी लेने की। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि राग पूर्या धनाश्री जो है वो पूर्या धनाश्री एक जो शब्द है उसमें ऐसा लगता है कि पूर्या और धनाश्री दोनों के मेल से बना है। तो जाहिर सी बात है प्रश्न उठेगा कि पूर्या क्या है और धनाश्री क्या है। पूर्या जो है वो भी एक पूर्वी ठाट का एक राग है और पूर्या जो राग है उसमें जो गांधार है वो प्रबल है। षड्ज और पंचम, पंचम तो पूर्या में लगता ही नहीं है, षड्ज भी बहुत देर बाद लगता है, अल्प जिसे कहा जाए। और उसमें जो शुरुआत में जो हम पूर्या धनाश्री गाते हैं तो देखिए पूर्या एकदम सामने आ गया। कैसे? नी रे गा गा रे नी रे सा नी रे गा मा मा गा गा नी रे सा सा नी नी रे गा गा नि मा ग नि रे गा गा रे नि रे सा। तो ये जो भाग आता है ये पूर्या राग का आता है। और उसके बाद जो है बाकी जो स्वर लगते हैं वो धनाश्री के लगते हैं। अब आप सोचोगे धनाश्री क्या राग है?
तो धनाश्री राग जो है वो वास्तव में पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में जो धनाश्री राग का वर्णन किया है वो दो तरह की धनाश्री, एक तो काफी थाट से जन्य और दूसरी भैरवी थाट से। तो काफी थाट से जो जन्य धनाश्री है उसमें निषाद और गांधार दोनों कोमल है, और जिस प्रकार भीमपलासी का चलन है वैसे ही उसमें जाता है। और भैरवी थाट की जो धनाश्री है उसमें निषाद और गांधार तो कोमल है ही, साथ ही साथ धैवत भी कोमल होता है। तो ये ये धनाश्री की बात है, इसमें अब आपका प्रश्न ये आएगा कि भीमपलासी से कैसे अलग है। तो यहाँ पर पंचम जो है उसका बहुत ज़बरदस्त उसका बाहुल्य है और बहुत प्रबल है वो धनाश्री में। तो निषाद और गांधार तो कोमल है ही, गांधार और पंचम का जो एक ठहराव है, एक जो संवाद है वो धनाश्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो रही बात धनाश्री की, जो कि पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में बताई। और धनाश्री के दोनों थाटों से किस प्रकार से धनाश्री जन्य है, तो ये धनाश्री की बात हुई। लेकिन यहाँ पर जब पूरिया धनाश्री की बात आती है तो पूरिया धनाश्री में जो धनाश्री का प्रयोग किया गया है वो पूर्वी ठाट की धनाश्री है। और पूर्वी ठाट की धनाश्री जो है उसको लोग बहुत ही कम गाते हैं। बहुत से लोग आज के समय में शायद इतना उसके बारे में इतना जानकारी भी नहीं रखते। पूर्वी ठाट की धनाश्री रामपुर में बहुत अधिक गाई जाती है, बहुत बढ़ती जाती है। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें मध्यम तीव्र प्रयोग होता है। और जब हम इसको गाते हैं तो गांधार और पंचम पर जो है बहुत अधिक न्यास, पंचम बहुत ही प्रबल है। और देखिए पूरिया में पंचम जो है वो लगता नहीं है। तो जहाँ पर हम पूरिया धनाश्री गाते हुए जब हम पूरिया गाने को पंचम पर ठहराव करते हैं तो अपने आप जो है धनाश्री जो है उसका स्वरूप आ जाता है सामने, और वो पूर्वी ठाट की धनाश्री। तो जब हम पूरिया धनाश्री गाते हैं तो पूरिया के साथ देखिए किस प्रकार से धनाश्री को जोड़ा गया है और पूरिया धनाश्री बनती है। नी रे गा रे नी रे सा, नी रे गा मा गा पा। पंचम लगते ही पूरिया राग से ये राग फर्क हो जाता है, और ये धनाश्री का प्रबल है, पंचम वादी है। तो यहाँ ये धनाश्री का जो है इसमें एक जोड़ आ जाता है। तो ये पूरिया धनाश्री गा मा दा नी नी दा पा, फिर पंचम पर न्यास नी रे गा मा गा पा नी दा पा गा मा दा नी रे नी दा पा। तो हम पूरिया को तो हम ध्यान में रखे हुए हैं, साथ ही साथ धनाश्री का जो वो भाग है उसको भी हम उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हुए, क्योंकि राग पूरिया और धनाश्री के मेल से बना है तो पूरिया धनाश्री का स्वरूप सामने आता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पूरिया धनाश्री अपने आप में एक स्वतंत्र राग है। तो ये अलग अलग मत हैं। एक विद्यार्थी के रूप में आपको दोनों मतों को जानना आवश्यक है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। तो पूरिया धनाश्री जहाँ बोला जाता है कि पूरिया और धनाश्री का मेल है, तो आपको पूरिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और धनाश्री के बारे में भी। धनाश्री जब राग कहते हैं तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप पुस्तकों में जाएंगे, आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि धनाश्री जो है वो काफी थाट जन्य और धनाश्री भैरवी थाट जन्य है। तो इसके अलावा एक और धनाश्री है जो कि पूर्वी ठाट जन्य है। तो यहाँ पर पूर्वी ठाट की जो धनाश्री है वो यहाँ पर प्रयोग में आती है। तो हमें ये जो कन्फ्यूजन है कि जो काफी थाट की धनाश्री या जो भैरवी थाट की धनाश्री है उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं है। हमने जो प्रयोग किया पूर्वी थाट की धनाश्री का, और पंचम उसमें प्रबल है। जहाँ गांधार और पंचम का प्रयोग होता है राग बदल जाता है। एक और बात जो राग पूरिया धनाश्री की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नी रे गा मा रे गा। ये तो प्राण है,
राग पूर्या धनाशी का प्राण, यानी राग पूर्या धनाशी की मुख्य पहचान, जहाँ पर मध्यम के बाद तीव्र मध्यम के साथ कोमल ऋषाद लेते हुए गांधार पर आते हैं, तो इस भाग को हम सीधे सीधे कह देते हैं राग पूर्या धनाशी। इसके साथ ही रे नी दा पा तार सप्तक के कोमल ऋषभ को लेते हुए निषाद और फिर धैवत, कोमल धैवत के साथ जब पंचम पर ठहराव होता है तो राग पूर्या धनाशी सामने आती है। तो राग पूर्या धनाशी में ऐसा इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ कुछ राग हैं जो इस राग के आसपास हैं। उनमें राग पूर्वी यानी पूर्वी ठाट से ये जन्य राग है, लेकिन फिर भी राग पूर्वी से इसको कैसे अलग किया जा सकता है, तो ये जो फ्रेज है ये राग पूर्वी से बिल्कुल इस राग को अलग कर देता है। राग पूर्वी में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है। राग पूर्वी में जिस प्रकार से हम गाते हैं, देखिए उसको थोड़ा सा गा कर देखते हैं। नी रे गा मा धा पा मदनी सा नी दा पा मा गा मा गा मा गा रे सा। इस प्रकार से जो है मध्यम, दोनों तीव्र और शुद्ध मध्यम का प्रयोग जो है वो पूर्वी ठाट जो है या पूर्वी राग को जो है वो बिल्कुल अलग से इस राग से अलग करता है। तो जब हम रागों को जानते हैं तो साथ साथ उन रागों को भी जानना ज़रूरी है जो कि इस राग के आसपास है। कहीं हम पूर्या धनाशी गाते गाते पूर्वी राग की तरफ न चले जाएं, कहीं हम गलती से शुद्ध मध्यम का प्रयोग न कर लें, शुद्ध मध्यम लगते ही जो है राग पूर्वी जो है वो हो जाएगा। पा मा मा गा म रे गा, ये फ्रेज लगाते ही जो है राग पूर्या धनाशी बिल्कुल सामने आ जाएगा। और पा मा गा म गा, ये करते ही राग पूर्वी सामने आ जाएगा। तो स्पष्ट है बिल्कुल दोनों में किस प्रकार का अंतर है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। और पूर्या धनाशी राग को गाने से पहले कुछ कुछ ये चीज़ें जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको जानने के बाद पूर्या धनाशी को बहुत सावधानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से उसको गाया बजाया जा सकता है। इसके बाद एक और राग आता है, वो है राग बसंत। तो कई बार जब हम गाते हैं राग पूर्या धनाशी तो इस प्रकार का यदि लेते हैं मद सा नी दा पा, ये जो फ्रेज लेंगे तो बसंत का होता है। मद नी नी सा या मद नी नी सा रे नी दा पा, तो रे नी दा पा पा मा गा म रे गा, ये करते ही हमको बसंत से भी ये राग जो है वो अलग हो जाएगा। बसंत में भी दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी जब हम गाते हैं तो अचानक से हम जो है किसी और राग को ना गाने लगे, तो ये भी पता होना चाहिए कि वो राग किसी और राग से कैसे अलग किया। तो बहुत सावधानी से हमने उस राग को गाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस राग की विशिष्टताएं क्या हैं, कौन से वर्ष और समुदाय हैं जिससे कि ये राग जो है वो अच्छे से बरता जा सके, अच्छे से उसको गाया बजाया जा सके। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि राग पूर्या धनाशी में जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं, अलग अलग स्वरों की क्या क्या स्थान है या उसका किस प्रकार से प्रयोग होता है, कितना प्रयोग होता है, तो इन स्वरों के बारे में अब हम जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम राग पूर्या धनाशी में प्रयोग होने वाले स्वर सा की, यानी षड्ज की। षड्ज जो है इसका संवादी स्वर माना गया है। और तानपुरे पे भी, जैसे कि हम तानपुरा मिला रहे थे, तो तानपुरे पे भी जो जोड़ी का तार है उसको तार सप्तक के सा पर, और जो खर्ज का तार है उसको मध्य सप्तक के सा पर मिलाया जाता है। तो सा इसका मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, सा जो है उस पर अन्यास भी किया जाता है। लेकिन जब हम उसको गा रहे हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं सा पर बहुत देर बाद आती हूँ, यानी आरोहात्मक जब उससे जाते हैं तो हम षड्ज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, उसका लंघन करते हुए निकलते हैं। तो ये भी एक तरफ बात आती है कि संवादी है, एक तरफ बात आती है कि उसका हम उसको आरोह में उसको अवॉइड करते हुए जाते हैं।
तो ये क्या बात है, ये प्रश्न आपके माइंड में एकदम आएगा, लेकिन इसका भी एक कारण है कि सा पर हम अल्टीमेटली हम जब सारे आलाप करते हैं उसके हमारे सा पर ही हमारा आके ठहराव होता है। चाहे हम निषाद से शुरू कर रहे हैं राग को, नी रे गा म रे गा रे सा, तो इस प्रकार सा पर ठहराव कर, लेकिन हम सा से कभी राग को आरंभ नहीं करते। सा रे गा ऐसे हम नहीं गाते, क्योंकि पूरिया धनाश्री का एक नियम है, नी रे सा नी रे गा नी रे सा। तो हम सीधे सीधे आरोह में षड्ज को नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आलाप का जो अंत है, आलाप का जो वाद्य न्यास है वो सा पर है। उसका कारण ये है कि हमें पूरिया धनाश्री में पहले पूरिया को दिखाना है कि पूरिया धनाश्री, पूरिया से क्या संबंध है, कौन सा वो अंश है जो हमने पूरिया से लिया है। तो यही कारण है कि हम निषाद से राग शुरू करते हैं और पूरिया राग जो है उसका वो भाग दिखाते हैं, हम पूरिया धनाश्री को गाते हैं। तो नी रे गा नी रे सा मद नी रे नी दा नी रे सा पा मा गा म रे गा रे सा मद नी रे नी दा पा मा गा म रे गा रे सा। तो देखिए बार बार सा पर आकर रुक रहे हैं। और तार सप्तक में मदनी सा, इस प्रकार सा पर ठहराओ, मदनी रे सा, तो ऐसे भी लेते क्योंकि पूरिया दिखाना है, मदनी रे सा, इस प्रकार से सा पे ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको लेने का तरीका या उसको आरोह में थोड़ा सा उसको वर्ज करके, आरोह में उसका प्रयोग कम करके हम जो है उसको उस राग को गा सकते हैं या उस राग को गाते हैं। अब दूसरा जो स्वर है वो है ऋषभ यानी रे। ऋषभ स्वर की खास चीज़ है कि ऋषभ इसमें हमेशा कोमल प्रयोग होगा। तो कोमल ऋषभ जो है उसका, क्योंकि पूरिया का इसमें हमने पूरिया दिखाना है, राग पूरिया का जो अंश है वो दिखाना है, तो उसमें हमेशा ऋषभ कोमल ही होगा। रे सा मद नी रे नी द नी रे सा रे गा रे गा गा नी रे नी मद नी द नी रे सा। तो आपने देखा ऋषभ का प्रयोग तो आरोह में भी है और अवरोह में भी है, लेकिन हमने ऋषभ पर हमने न्यास नहीं किया, यानी उसका तो बराबर प्रयोग हो रहा है लेकिन उस पर न्यास नहीं है, यानी उसको हम उस पर ठहराव नहीं देंगे। हम ये कह सकते हैं कि उसका अलंघन बहुत, यानी उसको लांघ कर हम नहीं जा सकते, वी कांट इग्नोर। हमको उसको आरोह में भी लेना है और अवरोह में, और देखिए बहुत प्रयोग हुआ है लेकिन ठहराव नहीं है, उस पर न्यास नहीं है। कारण क्या है कि पूरिया का जो अंग है उसमें ऋषभ का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें यदि हम ऋषभ पर ज़्यादा रुक गए तो राग बदल जाएगा, मारवा की तरफ आ जाएगा। नी रे गा नी रे सा नी रे रे ग रे नी रे रे। जहाँ हमने ऋषभ पर ज़्यादा न्यास किया तो राग मारवा सामने खड़ा हो गया। इसीलिए हमने ऋषभ का प्रयोग तो बहुत करना है लेकिन उस पर हमने न्यास नहीं करना, उस पर ठहराव नहीं करना है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। क्यों ठहराव नहीं करना? क्योंकि पूरिया का अंग है ये। तो पूरिया का जो ये अंश लिया जाता है राग पूरिया धनाश्री में, तो उसमें हमें पूरिया का जो नियम है उसको हमने मानना पड़ेगा कि उसमें ऋषभ जो है वो बहुत ही कम प्रयोग हुआ है।
तो ये तो बात थी ऋषभ की। और देखिए ऋषभ हम जब तार सप्तक से हम आलाप वापिस लेते हैं अवरोहात्मक, तो रे नी दा पा, तो ऋषभ के साथ निषाद की संगति, रे नी दा पा म ग म रे गा, मध्यम के साथ भी रे आता है। इस प्रकार से ऋषभ जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पर उसको हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनाएं कि वो उस पर हम ठहराव करने लगे। ठहराव करने से राग जो है वो एकदम अलग हो जाएगा, राग मारवा की तरफ आएगा। और जब आगे चल के कभी आपको राग पूरिया और राग मारवा के बारे में बताएंगे तो तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस प्रकार से वही स्वर होने के बावजूद राग दो अलग कैसे हैं, कि पूरिया मारवा सोनी ये एक आपस के बिल्कुल समकालीन प्राकृतिक राग जिसे कहा जाए। तो ये जो राग है इनको कैसे अलग किया जाता है, चलन से अलग किया जाता है कि स्वर पे कितना ठहरा जाए, यही राग को उसका स्वरूप देता है। तो पूर्या धनाश्री में हमने जैसे बताया ऋषभ जो उस पर ठहराव नहीं होना। अब अगला स्वर है गांधार। गांधार जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्वर है और गांधार जो है उस पर न्यास भी किया जाता है। अब देखिए कि गांधार पर किस प्रकार से हम गांधार का प्रयोग करते हैं और न्यास करने से क्या सामने आता है। नी रे गा नी रे सा, नी रे गा गा नी रे नी गा नी रे रे गा मा गा म रे गा नी रे रे गा गा रे सा म द नी रे नी गा नी रे रे गा मा गा मा दा मा गा म रे गा मदनी नी दा पा मा गा म रे गा गा रे सा। तो देखिए मेरा गांधार जो मेरे है आरोहात्मक और अवरोहात्मक दोनों स्वरूपों में गांधार का कितना प्रयोग हुआ है, कितना उस पर ठहराव हुआ है, कितना उस पर न्यास हुआ है। तो इसका मतलब गांधार बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है इसमें। तो स्वादी और संवादी के बाद गांधार इम्पॉर्टेंट है। एक और बात इसके साथ बताएं कि जब हम पूरिया अंग जो है इसमें लेते हैं तो पूरिया राग में भी गांधार जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गांधार पर न्यास होता है। तो इसलिए पूरिया धनाश्री में जो ये कॉम्बिनेशन हम पूरिया कर लेते तो जाहिर सी बात है गांधार को उतना न्यास या गांधार को उतनी इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी, तभी तो राग पूरिया राग मारवा से अलग हो सकेगा। राग पूरिया जो है उसमें गांधार और निषाद पर ज़्यादा न्यास है, राग मारवा में ऋषभ और धैवत पर न्यास है। तो हमने जब राग पूरिया धनाश्री में पूरिया का जो अंग लेना है उसमें हमने इस गांधार को दिखाना है बार बार। निषाद और गांधार बहुत इम्पोर्टेंट, तो किस प्रकार से पूरिया को हमने दिखाना है शुरू में, तो गांधार को बार बार दिखाना पड़ेगा, गांधार पर न्यास करना पड़ेगा, तभी ये राग जो है इस राग का पूरिया अंग जो है वो सामने आएगा। नी रे गा गा नी रे नी म द नी रे गा मा गा म रे गा। ये जो इम्पोर्टेंट फेज है राग पूरिया धनाश्री का, तो इसमें भी देखिए गांधार किस प्रकार से ऋषभ के साथ प्रयोग होता है। मा रे गा गा रे नी रे सा नी रे गा मा गा मा गा पा। तो देखिए पंचम पर न्यास करने के लिए गांधार को लेके जाते तो यहाँ पर आ गई धनाश्री, तो धनाश्री अंग भी दिखाने के लिए गांधार इज इम्पोर्टेंट। गांधार और पंचम पर न्यास, तो पंचम पर कैसे आएंगे, गांधार के थ्रू, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए देखिए गांधार कितना
नी रे गा मा पा, ये तो जाएगा ही, नी रे गा मा गा गा पा पा मा गा मा रे गा। तो अपने आप हो गया राग पूरिया धनाश्री। इसके बाद आता है मध्यम स्वर। मध्यम इस राग में हमेशा तीव्र लगेगा। पूर्वी ठाट से जन्य तो मध्यम हमेशा तीव्र ही लगेगा। अब कैसे लगेगा? नी रे गा मा गा मा गा म रे गा, नी रे गा म रे गा म दा पा मा गा म रे गा गा मा गा प दा प मा गा म रे गा। भाई इसका प्रयोग तो बहुत है तीव्र मध्यम का, लेकिन इस पर बहुत अधिक न्यास नहीं है। उस पर रुका नहीं जाएगा। इसको प्रयोग तो आरोह अवरोह दोनों में करेंगे, इम्पोर्टेंट भी दिख रहा है, लेकिन न्यास नहीं है, उस पर ठहराव नहीं होगा। तो राग को बनाने के लिए जैसे मैंने बोला कि बैलेंस ज़रूरी है, वो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने लायक है। तो तीव्र मध्यम का जो प्रयोग है, नी रे गा मा गा नी रे गा नी मा गा मा गा पा मा गा म रे गा। ये जो फ्रेज है मा गा म रे गा, इस फ्रेज को भी दिखाने में, इसको सामने लाने में मध्यम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मध्यम भी कितना खूबसूरती से इस राग में लिया जाता है। और अब इसके बाद आता है धैवत स्वर। तो धैवत जो है इसमें कोमल प्रयोग हुआ, यानी धैवत अपनी जगह से थोड़ा उतरा हुआ है, लेकिन ऋषभ की तरह ही धैवत पर न्यास नहीं होगा। जबकि धैवत बखूबी प्रयोग हो रहा है आरोह में भी अवरोह में भी, लेकिन फिर भी इस पर न्यास नहीं है। कैसे प्रयोग हो रहा है? नी रे गा मा दा पा मा दा पा मा गा म रे गा गा म द नी नी दा पा मा गा म रे गा गा म द नी रे नी दा पा म द नी सा नी दा पा म द नी रे नी दा पा। आपने देखिए कि आरोह में भी और अवरोह में भी धैवत बखूबी प्रयोग हो रहा है, यानी कोमल धैवत। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है सुनने में। म दा प, तो इस प्रकार से कोमल धैवत दिखाते हुए पंचम पर जब ठहरा लिया जाता है तो बहुत ही एक बड़ा भावुक सा एक माहौल जो है वो सामने आता है। यानी जो भाव आता है वो बड़ा ही एक सैडनेस कहूँ या सीरियसनेस कहूँ, या एक अलग ही भाव। म दा प मा गा म रे गा गा रे नी रे सा नी रे गा म द नी नी दा पा म द नी रे नी दा पा मा गा म रे गा गा म द नी नी दा पा। तो बड़ा ही कोमल धैवत लगाते राग पूरा धनाश्री का स्वरूप एकदम सामने आता। धैवत से जब पंचम पर आते हैं उसके बाद म गा म रे गा, ये जब अंश इसमें लगाते हैं तो राग पूरा धनाश्री एकदम खिलकर सामने आती है। म दा पा मा गा म रे गा। तो जब पकड़ गाई जाती है पूरे धनाश्री की तो उसमें भी देखिए धैवत बहुत इंपॉर्टेंट है। ग म दा पा नी दा प रे नी दा पा मा गा म रे गा। तो इस प्रकार से धैवत जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वर है, लेकिन इस पर न्यास नहीं होता। न्यास करने से राग पुनः, जैसे मैंने बताया कि राग मारवा जो है उस राग की तरफ चला जाता है। तो इसको हमें खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है निषाद स्वर की, यानी नी की। नी स्वर को मैंने देखिए सबसे आखिरी में आपको बताया, नी स्वर जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निषाद जो है वो पूरिया राग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्वर है।
तो हम जब राग का आरंभ करते हैं तो राग का आरंभ भी हम जो है वो निषाद से ही करते हैं। नि रे नि द नि म द नि द नि रे सा नि रे ग म ग ग म द प म ग ग म द नि नि द प म द नि म नि नि द प ग म द नि रे नि द प रे नि द प म ग म रे ग रे नि रे सा। तो पूरिया धनाशी में जो पूरिया अंग है उसमें निषाद जो है वो प्रबल है, तो निषाद जो है उसको बार बार दिखाना है, क्योंकि हमने पूरिया धनाशी के पूरिया अंग को भी दिखाना है। पूरिया अंग जैसे नाम से है, पूरिया हमें बार बार दिखाना है, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि राग ये पूरिया धनाशी है, पूरिया नहीं है। तो किस प्रकार से पूरिया से इसको अलग किया जाए, किस प्रकार से पूर्वी से इसको अलग किया जाए। तो ये जो है निमा पूर्वी राग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरिया राग जो है उसमें भी निषाद और मध्यम का जो है, तीव्र मध्यम का जो एक संगति है ये बड़ी खूबसूरत है। राग के आरंभ करने में निषाद को बार बार लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस राग के जो स्वर हैं वो आपको एकदम स्पष्ट हो गए होंगे कि कैसे कैसे इनके स्वरों को लिया जाता है, किस स्वर संगति में लिया जाता है। और इसको मैंने पहले आपको बताया और रागों से अलग करके भी, ताकि आप इस राग को बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के आप इस राग को अच्छे से गा सकें और इसको समझ कर गा सकें। तो इस राग को हम आगे की श्रृंखला में इस राग को और आपको बताएंगे। आज तक जो है जो कराया है आज उसको आप इसका अभ्यास करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, बट आपको बताना चाहेंगे कि इसी का दूसरा अंक हमारा कल के लेक्चर में प्रकाशित रहेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारा कल का लेक्चर भी देखिएगा, और आज के लेक्चर को भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं दोस्तों। तो नमस्कार मैम, नमस्कार, देखते रहिए।